हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट है 6B। यूनिट का नाम आपको पता ही है, वेव ऑप्टिक्स, और चैप्टर का नाम है हाइगेंस प्रिंसिपल। लेक्चर नंबर 2 है। तो ध्यान से सुनिए जरा। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, वैसे बोर्ड ने कई बार इस आर्टिकल को पूछा भी हुआ है कि हाइगेन ने रिफ्लेक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया। पहले समझ लो बेटे, हाइगेन ने दो ही प्रिंसिपल दिए हैं और उन प्रिंसिपल से ही उन्होंने उनमें यह माना है कि लाइट जो है उनका व्यवहार वेव्स जैसा है, वेव जैसा व्यवहार है, और उसके आधार पर ही उन्होंने लाइट के डिफरेंट फिनोमिना जो लाइट शो करती है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, आगे और भी पढ़ोगे, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, इन सबको बड़ा ही सफलतापूर्वक एक्सप्लेन किया है हाइगेन ने। तो इनमें से सबसे पहले हम जानना चाहते हैं रिफ्लेक्शन को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो पहले रिफ्लेक्शन जानते हो तुम लोग, तो रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा समझा देता हूं, वैसे तुम्हें आता है लेकिन एक बार समझ लो। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है बेटे, लाइट आए, किसी सरफेस से टकराए और टकरा कर लौट जाए, तो इस घटना को हम फिजिक्स में रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे ये एक आपका सरफेस है और लाइट आई, लाइट आकर टकराई और टकरा कर लौट गई, इस घटना को फिजिक्स में कहेंगे रिफ्लेक्शन। लाइट का किसी सरफेस से टकराकर लौट जाना ही रिफ्लेक्शन है। अब तुम्हें पता है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में जो खींच देते हैं इसे कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल। अब तुम्हें यह भी पता है कि ये जो एंगल होता है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल है इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस रे का नाम तुम्हें याद ही है, इंसिडेंट रे कहते हैं इसको बच्चों, और इस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब तुम्हें पता है रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं, बताओ कौन कौन से। सबको याद है छोटी क्लास में। पहला नियम ये है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। मालूम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरी बात करूं मैं तो ये होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। जैसे यहां प्लेन कौन सा है, प्लेन ऑफ कॉपी। कॉपी में ही इंसिडेंट रे को बनाया जा सकता है, रिफ्लेक्टेड रे को बनाया जा सकता है, और नॉर्मल को बनाया जा सकता है। तो इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in the same plane, lies in the same plane। तो अगर बेटे हम हाइगेन के हिसाब से एक ज्योमेट्री बनाएं, है ना, और उससे हम ये प्रूव कर दें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हैं, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल उस ज्योमेट्री में एक ही प्लेन में आपको दिखेंगे, बनाया जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन को हाइगेन ने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब मैं यहाँ तक तो बेसिक था जो मैंने थोड़ा सा एक बार बताना था रिफ्लेक्शन। अब मैं हाइगेन्स की थ्योरी पर आ रहा हूँ, यानी 12th वाले वर्क पर आ रहा हूँ। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 12th वाले वर्क को मैं बना रहा हूँ। डायग्राम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। है, मान लो बेटे ये कोई बाउंड्री है, प्लेन है,
यहां पर आके ये पहली वेव आ रही है, ये इंसिडेंट रे है पहली, और ये एक और इंसिडेंट रे है दूसरी, दोनों आपस में पैरेलल हैं, दिख रहा होगा पैरेलल हैं। अब इन पर सबसे पहले बनाया जाएगा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन पर इन पर हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया इनका वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो मैं लिख दे रहा हूं WF वेव फ्रंट इंसिडेंट आई, वेव फ्रंट आई, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब नॉर्मल बना लो ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देख सको। तो ये देखो यहां पर नॉर्मल हो गया, यहां पर ये नॉर्मल हो गया जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो गया? अब रेज यहां से टकराकर लौटेंगी भी, तो दो रेज हैं, एक ये है एक ये है, एक रे 1 है एक रे 2 है। तो जब ये टकरा के लौटेंगी तो कैसे लौटेंगी? देखो ये पहली रे लौट रही है और ये दूसरी रे लौट रही है, ये पहली वाली लौटी है, ये दूसरी वाली लौटी है, दिख रही है आपको? अब बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? क्लियर है? अब इन लौटती रेस पर भी वेव फ्रंट बनाया जाएगा। तो मैं वेव फ्रंट बना रहा हूं, ये हो गया आपका वेव फ्रंट। तो ये हो गया वेव फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, WFR, वेव फ्रंट ऑन रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है? और आपको पता है वेव फ्रंट जो होता है वो रेस पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये वेव फ्रंट जो है ये इंसिडेंट रेस पर परपेंडिकुलर है ना? इंसिडेंट रेस पर परपेंडिकुलर है जैसा कि आप देख रहे होंगे। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो है वो इन रेस पर 1 पर और 2 पर परपेंडिकुलर है, राइट? यहां तक की बात क्लियर हो रही है? अब और क्लियर देखो जरा, थोड़ा सा कुछ नाम लिख लेते हैं। मान लो इस प्लेन का नाम XY है, इसका नाम A मान लो, इस पॉइंट का नाम B मान लो, इस पॉइंट का नाम देखो यहां पर जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है इस पॉइंट का नाम C मान लो, और यहां 90 डिग्री एंगल बन रहा है इस पॉइंट का नाम D मान लो। क्लियर है? अब देखो बेटा एक रूल और होता है, ये ध्यान से सुनना, 9th क्लास में ये सिखाया भी जाता है बच्चों को। दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल बनता है। जरा बोलो क्या रूल है? बोलो। हाँ बिल्कुल सही, दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल बनता है। तो देखो ये लाइन है, निशान लगा रहा हूं, एक निशान एक निशान, इनके बीच में एंगल कितना है? I। अब इस लाइन पे परपेंडिकुलर छांटो, ये 1 है, 1 पर परपेंडिकुलर है WFI, यानी ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, दो निशान लगा रहा हूं, समझ आया? ये लाइन WFI इस पर परपेंडिकुलर है, और ये देखो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पर हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल भी I माना जाएगा। क्लियर हो गई बात? डबल निशान और डबल निशान के बीच का एंगल भी I, क्योंकि दो लाइंस के बीच जो एंगल बनता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल बनता है। सिमिलरली यहां देखो एक निशान लगा रहा हूं, यहां एक निशान यहां। अब बताओ जरा इन पे परपेंडिकुलर, ये 2 है, 2 पर परपेंडिकुलर वेव फ्रंट R होगा ये वाला। तो देखो ये डबल निशान आ गया, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन जिस पे दो निशान है, और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। ये वर्टिकल है, वर्टिकल पर परपेंडिकुलर होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये वाला एंगल भी R होगा। अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, केयरफुली देखो यदि तो दोनों ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं साफ, या शेड कर दूं? चलो थोड़ा सा शेड करके दिखाता हूं। पहला ट्राइंगल ये है I वाला, देखो जिसे शेड कर रहा हूं मैं हल्के हाथ से, ये है I वाला ट्राइंगल।
ये है आई वाला ट्राइंगल, दिखा है? क्या नाम है ट्राइंगल का? ए सी बी। और आर वाला ट्राइंगल देखना चाहोगे तो ये वाला है आर वाला, जिसको नीले रंग से शेड कर रहे हैं। ये है आर वाला, ठीक है? तो इस तरह से दोनों ट्राइंगल हैं। अब तुम्हें आई और आर दिख रहे हैं, पहले ये बताओ। ठीक, अभी मैं तुम्हें दोबारा दिखा देता हूं आई और आर भी। तो ये एंगल आई है, एक बार मैं और गहरा कर देता हूं, ये एंगल आई है और ये वाला एंगल जो है ये आर है, ठीक है? आई और आर देख लो क्लियरफुली, राइट? अब देखो बेटे, सबसे पहले मैं समझाने से पहले कुछ चीजें करके दिखा रहा हूं, उनको ध्यान से देखना, ठीक? सबसे पहले हम निकालेंगे क्या भाई? साइन आई। क्या निकालेंगे? साइन आई। तो साइन आई आपको बताना है, साइन आई कितना हो जाएगा, राइट? तो देखो ये डायग्राम हटा रहा हूं, जरा साइन आई बताने की कोशिश करो, चलो यहीं बता लो। साइन आई कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ये एंगल आई है और ये लाल वाला ट्राइंगल है ना? तो इसमें परपेंडिकुलर जो है वो माना जाएगा सी बी, परपेंडिकुलर हो जाएगा सी बी। और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, तो ए बी हाइपोटेन्यूज है, तो सी बी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा साइन आई, ठीक है? तो सी बी की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, सी बी हो जाएगा ए बी साइन आई, इक्वेशन 1। अब देखना है तुम्हें साइन आर, तो चलो साइन आर बताओ कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एंगल आर है, नीले वाला ट्राइंगल लेना है, तो आर के सामने वाला ए डी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए डी एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और 90 के सामने वाली साइड, ये 90 एंगल बना दिख रहा होगा, तो 90 के सामने है ए बी। तो AD अगर निकालोगे तो हो जाएगा AB साइन आर। दो चीजें मैंने निकाली हैं यहां पर, एक तो निकाला है क्या बच्चों? एक तो CB निकाला है, CB की वैल्यू है AB साइन आई, और एक AD निकाला है AB साइन आर। अब CD और CB और AD बराबर होंगे, अभी मैं समझाऊंगा क्यों होंगे, लेकिन अभी समझ लो यहां पर थोड़ा सा कि अभी ये बराबर है ना? तो क्या किया मैंने? CB इक्वल्स टू AD, CB की वैल्यू थी AB साइन आई, CB और AD अभी निकाले थे ना, तो उनको बराबर किया है, तो AB साइन आई इक्वल्स टू AB साइन आर। AB से AB कट जाएगा, तो साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। साइन से साइन कट जाएगा, तो इट इंप्लाइज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ तो प्रूफ हो गया है। दूसरा लॉ था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। उस लॉ को प्रूफ करने की कोई जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि इस डायग्राम में अगर कोई बच्चा देखे तो वो साफ देखेगा इंसिडेंट रे ये वाली हैं, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली हैं, और नॉर्मल ये वाले हैं, ये एक ही प्लेन में बनाए गए हैं, और तभी हमने आर्टिकल को प्रूफ किया है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, ये तो साफ दिख ही रहा है ना? तो सेकंड लॉ इस ज्योमेट्री से ही अपरेंट है, इसके लिए हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड लॉ जो है वो अपने आप ज्योमेट्री से ही अपरेंट है। तो इंसिडेंट रे और बताओ भाई, और कौन सी होती है? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल
lies in the same plane as apparent from geometry. इस तरह से दोनों ही लॉज एक्सप्लेन हो गए। हैंस रिफ्लेक्शन कैन बी easily explained on the basis of Huygens theory। लेकिन देखो बेटा, अभी मैंने बहुत कुछ समझाने से रह रहा है, अब थोड़ा सा उसको समझना, तब तुम्हें पूरी बात क्लियर होगी। ठीक है, एक आइडिया तो मैंने समझा ही दिया है, अब एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं पूरी बात को, फिर देखो एक बार ध्यान से समझना। देखो ये प्लेन था, इस तरह से था, फिर ये दो वेव आई थी, तुम्हें याद होगा, ये पहली वेव आई थी, ये दूसरी वेव आई थी, याद आ गया होगा। इसका नाम हमने वेव 1 डाला था, इसका नाम हमने वेव 2 डाला था। ठीक है, इसके बाद ये वेव फ्रंट फर्स्ट था, वेव फ्रंट ऑन इंसिडेंट रेज, याद है। तो देखो यहां तक ये समान दूरी चलकर आई हैं, किसी ने कम दूरी नहीं चली, किसी ने ज्यादा नहीं, यहां तक ये समान दूरी चली है ना। दोनों ही एक ही मीडियम में चल रही हैं, एयर में दोनों लाइट चल रही हैं, दोनों लाइट रेस एयर में चल रही हैं, और दोनों ने अभी तक समान दूरी चली है। ठीक है, वेव फ्रंट फर्स्ट पे आने तक, है ना। तो यहां तक समान दूरी इन्होंने चली है। ये नॉर्मल था, तुम्हें याद होगा। इस एंगल का नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस था। और बच्चों फिर हमने इनकी रिफ्लेक्टेड रेज बनाई थी, ये रिफ्लेक्टेड रेज थी, ये भी रिफ्लेक्टेड रे थी, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, याद आ गया है। ये नॉर्मल था बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात को, तभी क्लियर होगा कि क्या बताया जा रहा है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, और ये था रिफ्लेक्टेड रेस पर वेव फ्रंट, WFR, वेव फ्रंट ऑन रिफ्लेक्टेड रेस। इसके बाद भी दोनों वेव समान रास्ता चलेंगी, आगे पैरेलल हैं, समान दूरी चलेंगी, जितना 1 चलेगी उतना ही 2 चलेगी। अब बीच में देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना। इस पॉइंट का नाम हमने क्या माना था, A, इस पॉइंट का नाम B, और यहां पर था C, याद आ गया होगा, और यहां पर था D। और तुम्हें समझाया था एंगल के मामले में इस रे पर परपेंडिकुलर है WF फर्स्ट, तो ये एंगल I हो गया था। और ये समझाया था इस पर परपेंडिकुलर है ये वाली रे, तो ये एंगल R हो गया था। सब क्लियर दिख रहा है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या है, ये तो आप वही फिगर बता रहे हैं जो पहले बताया। अब उसकी एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूं जो हाइगेन ने समझाई हमें, ध्यान से समझना क्या एक्सप्लेनेशन है। वो कहते हैं देखो ये रे दोनों यहां तक तो समान चली हैं, ये ए तक आई है और ये सी तक आई है, दोनों बराबर बराबर चल के आ रही हैं। ए से सी तक ये सेम चली हैं। फर्स्ट रे ए पर आई है, सेकंड रे सी पर आई है, और यहां के बाद ये फिर समान रूप से चली हैं। ये डी से आगे उतना ही चलेगी और ये बी से आगे उतना ही चलेगी, दोनों पैरेलल हैं तो समान चलेगी। अब देखो पहली रे ने ए पर फर्स्ट वेव फ्रंट को छोड़ा है, WFI को कहां छोड़ा है, ए पर, और WFR को कहां रिसीव किया है, डी पर। तो इस दौरान वेव फ्रंट इंसिडेंट वेव फ्रंट को छोड़कर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट तक पहुंचने में उसने दूरी ट्रेवल की है AD। कितनी दूरी ट्रेवल की है, AD। देखो ए पर छोड़ा इस वेव फ्रंट को और डी पर पहुंच गई, फिर यहां से जैसे ये चल रही है वैसे ही उतना ही ये चल रही है। ए से पहले आप देखोगे तो जितना ये चल के आ रही है उतना ही ये चल के आ रही है। ए पर छोड़ा और डी पर ये पहुंच गई वेव फ्रंट आर पर,
रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पर, तो उस दौरान इसने दूरी ट्रेवल की AD एयर में। अब दूसरे के लिए देखो, इसने इस वेव फ्रंट को C पर छोड़ा, WF इंसिडेंट को, वेव फ्रंट इंसिडेंट को C पर छोड़ा है, और B पर जाकर ये वापस WFR पर पहुंच गई है। यानी पहले वेव फ्रंट को C पर छोड़ा है और दूसरे वेव फ्रंट पर B पर पहुंची है। तो इसने कितनी दूरी ट्रेवल की? CB। तो एक ने दूरी ट्रेवल कितनी की है? बोलो भाई, AD। A पर वेव फ्रंट को छोड़ा, D पर वेव फ्रंट पर पहुंच गई। एक ने C पर वेव फ्रंट को छोड़ा है और B पॉइंट पर वेव फ्रंट पर पहुंच गई है। दोनों ने ये दूरियां जो हैं समान समय में तय की हैं, क्योंकि यहीं पर दोनों ने एक साथ वेव फ्रंट को छोड़ा है और यहां दोनों एक साथ वेव फ्रंट पर सवार हो गई हैं। तो दोनों को समय बराबर मिला है ना। यहां पर छोड़ना है वेव फ्रंट को, यहां पर रिसीव करना है वेव फ्रंट को। तो दोनों ने समान समय में समान मीडियम में दूरियां चली हैं, और स्पीड तुम्हें पता है लाइट की मीडियम में सेम होती है। तो जब समय भी सेम मिला, मीडियम भी सेम था, लाइट की वेलोसिटी भी सेम थी, तो वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम ही दूरी होती है। तो जितनी दूरी AD होगी उतनी ही दूरी CB भी होगी। इसीलिए हाइगन ने यह माना AD और CB को बराबर करना चाहिए। फिर दोबारा सुन लो। द फर्स्ट रे लीव्स द वेव फ्रंट एट A एंड अगेन अचीव द वेव फ्रंट एट D। A पर छोड़ती है और D पर वेव फ्रंट को पकड़ लेती है। सेकेंड रे C पर छोड़ती है और B पर वेव फ्रंट को पकड़ लेती है। दोनों ने सेम टाइम इंटरवल में सेम स्पीड से ही यह दूरी तय की है और सेम टाइम इंटरवल में सेम स्पीड से ही यह दूरी तय की है। अब दूरी होती है आपकी, क्या होती है बताओ? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दोनों की सेम है क्योंकि दोनों ही लाइट रेज हैं, दोनों ही एयर में चल रही हैं, इसलिए स्पीड सेम है। दोनों को टाइम भी सेम मिला। जितनी देर में इसने ये दूरी तय की है CB, वेव फ्रंट 1 को छोड़ के 2 में आना, उतनी देर में इसने भी वेव फ्रंट 1 को छोड़ के 2 पर आई है। तो ये दोनों दूरियां भी बराबर होनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने इन दोनों दूरियों को बराबर माना। ठीक है। और दूसरा लॉ हमें प्रूफ करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि इस डायग्राम में आप देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सेम प्लेन में हैं, जैसा कि ज्योमेट्री में बनाया ही गया है। तो जब हमने बनाकर ही प्रूफ किया है तो सेकंड लॉ ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाता है। इस तरह से हाइगन के मानने से, हाइगन की एक्सप्लेनेशन से रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज को आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, राइट। और डायग्राम को खुद बना के देखना। मैंने इसलिए 2 बार बना के तुम्हें दिखाया है क्योंकि डायग्राम को अच्छे से बना के आपको भी देखना पड़ेगा। ठीक है। WFI का मतलब है वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट रेस और WFR का मतलब है वेव फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। आप इसे फर्स्ट और सेकंड वेव फ्रंट भी लिख सकते हैं। ठीक। तो बताओ भाई, दोनों वेव सेम आ रही हैं। पहली वेव ने A पर छोड़ा वेव फ्रंट फर्स्ट को, दूसरी ने C पर छोड़ा। अब सेकंड वेव फ्रंट पर कब आई? A से चल के D पर आई तो सेकंड वेव फ्रंट पर आ गई। C से चल के B पर आई तो सेकंड वेव फ्रंट पर आ गई। दोनों की ये दूरियां AD और CB बराबर होंगी क्योंकि दोनों ने सेम टाइम में सेम वेलोसिटी से ये डिस्टेंस कवर की है। क्योंकि वेलोसिटी और टाइम सेम है इसलिए डिस्टेंस भी बराबर होंगी। तो इस बात से तो I बराबर R प्रूफ हो जाता है और सेकंड लॉ को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन एज इट इज क्लियर फ्रॉम द ज्योमेट्री, राइट। तो ये वीडियो क्लियर हो जानी चाहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटे।